हेलो व्हाट्सअप गाइस, अगर आप लोगों ने इसका चैप्टर 1 अभी तक नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से चेकआउट कर लेना। चैप्टर 2 की शुरुआत में हम किंग ग्रे को देखते हैं जिसने एक फैमिली को बंदी बना रखा था। साथ ही साथ सोल्जर उनके फादर से कहते हैं यह आदमी रॉयल सर्वेंट होने के बावजूद वह मैजेस्टी के सिर के पीछे था। कानून के अनुसार यह एक गंभीर अपराध है जिसके लिए तत्काल सजा मिलनी चाहिए। हालांकि काउंसिल तुमको यह प्रदान करेगी, तुम अपने परिवार के साथ अपनी कंट्री लौटोगे और वहाँ कोशिश की जाएगी। दूसरी तरफ हम उनकी वाइफ और बच्चे को देखते हैं जो अपने डैड या डियर की चिंता कर रहे थे। उनको चिंता करता देखकर वो पर्सन बताता है बस कुछ देर और इंतजार करो। फिर वो उन सब से कहता है यह सच है कि मैंने किंग को मारने की कोशिश की थी, लेकिन प्लीज इसे केवल मुझ पर ही लागू करो। इसमें मेरी वाइफ और बच्चे की कोई गलती नहीं है। अगर हम अपने देश वापस चले गए तो मौत से भी बदतर हालत हमारा इंतजार कर रही होगी। मुझे यह बुरा नहीं लगेगा, तो कम से कम मेरी वाइफ और बच्चे को उस हालत में मत डालो। मैं आपसे भीख मांगता हूँ किंग रे। उसकी ऐसी बातों को सुनकर सफेद पोशाक वाले कहते हैं तुम ठीक कह रहे हो, किंग हमारा कंडक्टर है। वह ऐसी छोटी छोटी बातों से परेशान होने वाला इंसान नहीं है। काउंसिल ने तुम्हारी पनिशमेंट का फैसला कर लिया है। उसी वक्त उसको अपनी वाइफ और बच्चे के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है, जो सुनकर वो पर्सन खुद को संभालते हुए बताता है प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए किंग। और वो ऐसे ही उनसे भीख मांग रहा था, तभी हमें सोर्ड चलाने की आवाज आती है। साथ ही साथ उस सोर्ड से खून की बूंद टपक रही थी। फिर हम देखते हैं कि किंग ग्रे ने उन दोनों को जान से मार दिया। अपने सामने इस नजारे को देखकर वो पर्सन रोने लगा। अपने किंग के ऐसे रूप को देखकर व्हाइट पोशाक वाला बंदा कहता है किंग ने उनको खुद ही जान से मार दिया। नहीं, यह सच नहीं है ना? दो आत्माओं को अनंत पीड़ा से मुक्ति मिल गई है। दूसरी तरफ वो पर्सन इसके लिए रोने के साथ ग्रे का शुक्रिया अदा कर रहा था। उसकी ऐसी बेबसी को देखकर ग्रे के चेहरे का भाव बिल्कुल भी नहीं बदल रहा था। पर वो कुछ कहता है। तभी यहाँ सीन शिफ्ट होकर आर्थर के घर की तरफ आ गया था, जहाँ पर आर्थर के डैड रेलोन्स अपने आयरन ग्लव्स हाथ में लेकर खड़े थे। साथ ही साथ वो आर्थर को बताते हैं अब तुम्हारे पास भी मेरे ही जैसे ग्लव्स हैं। जबकि आर्थर कुछ देर सोचने के बाद अपनी लकड़ी की सोड उठा लेता है, जो देखकर रेलोन्स के होश उड़ जाते हैं। तभी आर्थर बताता है अगर मैं इस बॉडी के साथ इन्हें पहनूंगा तो मैं वहां पहुंचने से पहले ही मारा जा चुका होता। जिसके बाद रेलोन्स अपना सर खुजाने के साथ आर्थर की तरह सोड उठा लेता है। फिर वो कहा ठीक है आ जाओ। ये सुनते ही आर्थर तुरंत भागते हुए अपनी सोड के साथ रेलोन्स पर हमला कर देता है, पर रेलोन्स उसके इस हमले को बड़े आराम से ब्लॉक कर दिया। जो देखकर आर्थर दोबारा से हमला करता है, लेकिन वो फिर से नाकाम रहा। इतने सारे अटैक करने के बावजूद आर्थर उनको एक हमला टच तक नहीं कर पाया, जो देखकर आर्थर पीछे हट जाता है। तभी उसके डैड आर्थर को यह देखने को कहते हैं जहाँ पर उसके डैड ने अपनी माना एनर्जी को लकड़ी के टुकड़े में डाल दी थी। उनकी इस टेक्निक को देखकर आर्थर एक झटके में समझ गया था, जिसके बाद वो उस टेक्निक को परफॉर्म करने लगा। रेलोन्स उसको माना कलेक्ट करता देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जबकि आर्थर काफी तेजी से आते हुए उन पर अटैक कर चुका। और इस बार आर्थर उनकी लकड़ी को तोड़ दिया। अपनी टूटी हुई लकड़ी को देखकर रेलोन्स पहले से भी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी आर्थर बोला डैड मैंने कैसा किया? साथ ही साथ आर्थर काफी ज्यादा खुश दिख रहा था। तभी उसके डैड के पास कोई अल्फाज ही नहीं बचे थे जो वो उससे कह सके। चैप्टर 2 द किंग अटैक। अगले सीन में रेलोन्स एलिस से कह रहा था मुझे लगता है कि हमें उसके लिए टीचर हायर करना चाहिए, जिस पर एलिस मना करते हुए बताती है मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम इसे खुद पढ़ाओगे? उसके इस बात का जवाब देते हुए रेलोन्स कहता है मैंने किया, लेकिन आर्थर का इनेट टैलेंट काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। उसे एक सर्टिफाइड टीचर की जरूरत है। रेलोन्स का ये कहना ही था। तभी एलिस बताती है मैं सोर्सरी के बारे में थोड़ा बहुत जानती हूँ, जिस पर रेलोन्स समझाता तुम्हारी सोर्सरी एक अलग किस्म की है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एलिस चुप हो जाती है, पर रेलोन्स बताता है वह माना से बढ़ाई गई किसी भी चीज को आसानी से काट सकता है और वो केवल 4 साल का है। रेलोन्स की ऐसी बातों को सुनकर एलिस को लग रहा था कि वो मजाक कर रहा है, पर रेलोन्स उससे कहता है कि यह आर्थर की भलाई के लिए है। जो सुनकर एलिस खामोश हो चुकी थी, पर वो आर्थर से चिपकते हुए कहती है मैं अभी भी इसके खिलाफ हूँ। मैं अपने प्यारे आर्थर को कहीं दूर नहीं भेज सकती। मैं यहाँ नहीं
नहीं चाहती। उसकी बच्चों वाली हरकतों को देखकर रेलोन समझाता यह आर्थर के फ्यूचर के लिए है, जिस पर एलिस कही प्रचंड भी मायने रखता है, क्या तुम्हें अपने बेटे से प्यार नहीं है? उसकी ऐसी बातों को सुनकर रेलोन सनकते हुए कहता है हाँ, वह मेरा भी प्यारा बेटा है। तभी एलिस चिल्लाते हुए कह रही थी तो हम ऐसे ही रह सकते हैं। धीरे धीरे ये लड़ाई बढ़ती जा रही थी। उसका फ्यूचर दांव पर है। नहीं, मैं तुम्हारी राय नहीं पूछ रही हूँ, मैं निश्चित रूप से इसके खिलाफ हूँ। उनके इस झगड़े के बीच आर्थर का कहना है कभी कभी लोगों को कंट्रोल किया जाता है उनकी फीलिंग से उनके पर्सपेक्टिव को धुंधला करना, इसलिए मैंने ऑप्शन सी चुनने का डिसीजन लिया। ये कहने के बाद वो उन दोनों से कहता है तुम दोनों साथ में क्यों नहीं आते? उसकी इस बात की वजह से उनका झगड़ा रुक गया था और वो आर्थर की तारीफ कर रहे थे। हमारा आर्थर सचमुच जीनियस बच्चा है, चलो अभी तैयारी करें, अब तो हम काफी फेमस हो जाएंगे। तभी आर्थर बताता है कि वह कुछ ज्यादा ही एक्साइटिंग हो रहे हैं। दूसरी तरफ उसकी मोम ख्याली पुलाव बनाते हुए कह रही थी तुम सही कह रही हो, वह सचमुच एक फंटास्टिक जीनियस है। हमने सचमुच गोल्ड को हासिल किया है। अपनी फैमिली को इतना खुश देखकर आर्थर के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उसके कुछ देर बाद हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर दो कैरेज खड़े हुए थे। साथ ही साथ हम उसी टीम को देखते हैं जो हमने चैप्टर 1 में देखी थी। तभी आर्थर के डैड उसको अपना इंट्रोडक्शन देने को कहते हैं, जिस पर आर्थर उन सबको बताता है मेरा नाम आर्थर लेविन है, आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर आर्चर हैरान थी। उसी वक्त वो बंदा आर्थर से पूछता है हम पहले भी मिल चुके हैं लेकिन तुम तब भी छोटे थे, इसलिए मुझे यकीन है कि तुम मुझे याद नहीं होंगे। जो सुनकर आर्थर अपने मन में कहा अच्छा, पर तुम मुझे याद हो। फिर हम उस सीन की तरफ आते हैं जहाँ पर आर्थर ने अपने घर को उड़ा दिया था और वहाँ पर वही बंदा उनकी मदद कर रहा होता है। तभी आर्थर बताता है कि वह ट्विन हॉर्न्स पार्टी से है। रेलोन्स और एलिस कभी उनका हिस्सा हुआ करते थे और इसका नाम होना चाहिए एडम कैरेंस। उसी वक्त एक लड़की आर्थर को जोर से हक करने के साथ अपना नाम एंजेला रोज बताती है तुम काफी प्यारे हो गए हो। पर आर्थर कुछ ना करते हुए कहता है मैं सांस नहीं ले सकता, इसने इतना जोर से पकड़ा है मैं मर जाऊंगा। आर्थर अपनी अंतिम सांस ले पाता उससे पहले ही वो बंदा उससे छुड़ाते हुए नीचे उतार देता है। इसके लिए आर्थर उसका शुक्रिया अदा कर रहा था, पर वो अपना नाम डर्डन वोकर बताता है। साथ ही साथ उसने अपना हाथ बढ़ा दिया। ये देखकर आर्थर हाई फाई करता है। उसी वक्त एकदम से उसकी नजर एक लड़की पर चली जाती है जिस पर आर्चर उसका नाम जास्मिन फ्लेम्स वर्थ बताती है। यहाँ तक कि उस आर्चर का नाम हेलेन शार्ड है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा आर्थर। दूसरी तरफ आर्थर उससे हाथ मिलाते हुए कहता है आपसे मिलकर अच्छा लगा हेलेन। इसके बाद उनके जाने का समय हो गया। साथ ही साथ कैरेज वहाँ से निकल पड़ा और इसी के साथ उनके नए सफर की शुरुआत होती है। कैरेज के अंदर आर्थर काफी खुश था। तभी एलिस कहती है तुम्हारी फर्स्ट जनवरी मजेदार होनी चाहिए है ना आर्थर। उनकी इस बात पर आर्थर एग्री था, पर वो वहाँ के नजारे को देखकर अपने मन में कहता है यह सचमुच ट्रांसपोर्टेशन का कितना एंशिएंट मेथड है, यह दूसरी दुनिया के सामने कुछ भी नहीं है। जिसके बाद हम ग्रे की दुनिया का सीन देखते हैं जहाँ पर काफी सारी फ्लाइंग शिप उड़ रही थी और वो पूरी जगह काफी ज्यादा डेवलप है। जबकि दूसरी दुनिया में आर्थर नए सफर का आनंद लेने के साथ कहता है यह भयानक नहीं है। कुछ देर सफर करने के बाद वो एक जगह पर रुककर आराम करने लगते हैं। साथ ही साथ उनके बीच घास खा रहे हैं। वैसे मेरे को लगा नहीं था कि ये घास खाएंगे, कोई बात नहीं। तभी आर्थर अपने मन में कहा ऐसा लगता है कि हम जायरस सिटी की ओर जा रहे हैं, मुझे उसकी उम्मीद है। लेकिन एक समस्या थी जिसका मुझे सामना करना पड़ा। ये कहते ही आर्थर को अजीब सा एहसास होने लगा। साथ ही साथ रेलोन्स को भी इसके बारे में पता चल जाता है क्योंकि काफी सारे भूखे भेड़िए वहाँ पर आ चुके थे। उन भेड़ियों को वहाँ देखकर आर्थर बताता है यह दुनिया बिल्कुल भी सेफ नहीं है, यहाँ हमेशा मोस्टर बीस्ट का खतरा बना रहता है। जिसके बाद हम जास्मिन को देखते हैं जो उनके सामने आकर खड़ी हो गई थी। उसको अपने सामने देखकर भेड़ियों ने उस पर हमला कर दिया, जो देखकर आर्थर उसके लिए परेशान हो जाता है। लेकिन जास्मिन बड़ी बेरहमी से उनको एक झटके में खत्म कर देती है। उसकी ऐसी पावर को देखकर आर्थर का मुंह खुला का खुला रह गया। दूसरी तरफ ट्विन हॉर्न्स पार्टी पूरी की पूरी उन भेड़ियों पर टूट पड़ी और वो सारे मिलकर धीरे धीरे उनको जान से मारने लगते हैं। उनके इस फाइट को देखकर आर्थर बताता है एडम, हेलेन और जास्मिन आगमेंटर्स हैं। अगले सीन में वोकर अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल करते हुए पूरी की पूरी जमीन को उखाड़ फेंकता है और बाकी बचे भेड़ियों को रोज अपने विंड मैजिक से खत्म कर देती है। फिर आर्थर कहा रोज और वोकर कंजरर्स हैं, मुझे जल्दी ही इस फाइट में शामिल होना चाहिए। भेड़ियों को खत्म करने के बाद रेलोन्स बोला आज रात तो दावत है। जिसके
बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर वो लोग उन भेड़ियों को पका कर खा रहे थे। तभी रेलोन्स आर्थर से पूछता है तुम्हें मजा तो आ रहा है, जिस पर आर्थर एग्री था। यहाँ तभी वो अपने मन में कहता है हम सफर पे हैं इसलिए हम कोई भी कमी नहीं बरत सकते। मैं मानता हूँ कि ये कम से कम ताजा तो है। उसी वक्त उसकी मोम को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, जो देखकर आर्थर उनकी परेशानी के बारे में पूछता है, जिस पर उसकी मोम बात को छुपाते हुए कही मेरा पेट भर गया है। लेकिन आर्थर कोई बेवकूफ नहीं है, उसको पता चल चुका था कि इनको कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, पर वो इस पर अभी ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो अपने सीख कबाब को एंजॉय करने लगा। जिसके बाद हम रेलोन्स के राइट आर्म को देखते हैं जिसमें से खून निकल रहा था, जो देखकर एलिस उसके बारे में रेलोन्स से पूछती है, पर रेलोन्स को खुद नहीं पता था कि ये चोट मुझे कब लग गई। तभी एलिस उसको हील करने जाने ही वाली थी। उसी वक्त वो लोग उसे रोकने के साथ अपना मुंह फेरते हुए उनके चारों ओर तैनात हो जाते हैं। तैनात होने के बाद हेलेन उसको आगे बढ़ने को कह रही थी। ये सुनते ही एलिस रेलोन्स को हील करने लगी। इस प्रोसेस के दौरान आर्थर बताता है एलिस में हीलिंग पावर थी और यह एक स्पेशल प्रकार का मैजिक था जिसे एमिटर कहा जाता था। उनकी दुर्लभ संख्या होने के कारण सामाजिक रूप से फोर्स का इस्तेमाल करना घिनौना है। शॉर्ट में कहें तो वह हमेशा आसान टारगेट होते हैं। रेलोन्स और एलिस वहाँ पर अपने घर में छुपे हुए थे। इसका मेन पर्पज अपनी पावर को भी छुपाना था। सीधे अल्फाजों में कहे तो एलिस के पास जो हीलिंग पावर है वो काफी ज्यादा रेयर है और इंसानों की नजर हमेशा ऐसी ही पावर वाले इंसानों पर होती है ताकि वो उनको जान से मारकर उनकी पावर को हासिल कर सके। इसके बाद एलिस ने रेलोन्स को पूरी तरह से ठीक कर दिया था। तभी एडम रेलोन्स से कहता है मैं सोने से पहले थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, क्या मैं कुछ देर के लिए आर्थर को ले सकता हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर आर्थर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर आर्थर और एडम एक दूसरे के आमने सामने थे। दूसरी तरफ वो लोग दूर खड़े होकर उनकी फाइट का इंतजार ही कर रहे होते हैं। मैदान की तरफ आर्थर अपने मन में कहा ऐसा लगता है कि वह सिर्फ आराम करने की कोशिश नहीं कर रहा है, वह चिंतित हो सकते हैं लेकिन वो उसे रोक नहीं रहे। क्या वह भूल रहे हैं कि मैं अभी भी 4 साल का हूँ। तभी उसका अपोनेंट यानी एडम आर्थर से पूछता है क्या तुम तैयार हो। उसकी इस बात पर आर्थर एग्री था, पर वो कहता है ठीक है देखते हैं कि मैंने कितना प्रोग्रेस कर लिया है। जबकि एडम अपने भाले में माना एनर्जी को कलेक्ट कर लेता है, जो देखकर आर्थर मन में बोला ऐसा लग रहा है जैसे वह अपनी पूरी ताकत लगाएगा, मेरे को भी अपनी पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। ये कहते ही आर्थर ने अपनी माना एनर्जी को अपनी सोर्ड में डाल दिया। साथ ही साथ वो अपनी स्पीड को बूस्ट करने के लिए माना पावर को अपने पैरों में डाल चुका, जो देखकर एडम के होश उड़ जाते हैं। इसी के साथ आर्थर काफी तेजी से एडम की तरफ बढ़ने लगा, जो देखकर एडम समय को ज्यादा बर्बाद ना करते हुए उस पर तुरंत अटैक कर देता है और वो उस पर अटैक कर पाता उससे पहले ही आर्थर वहाँ से गायब होकर उसके पीछे आ जाता है। आर्थर को अपने पीछे देखकर एडम के साथ साथ वहाँ के सभी लोग हैरान लग रहे थे। दूसरी तरफ आर्थर फिसल कर गिरने ही वाला था, पर वो खुद को संभाल लेता है। जिसके बाद दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो चुकी, जहाँ पर आर्थर अपनी सोर्ड स्किल की वजह से एडम का बराबरी से सामना कर रहा था। लेकिन एडम भी कोई कच्चा नींबू नहीं है, क्योंकि उसने तुरंत अपनी मैजिक पावर से उसको खुद से दूर कर चुका। इस चीज को देखकर आर्थर की मॉम उसके लिए फिक्र कर रही थी। तभी आर्थर मन में कहता है मुझे लगा कि यह इस तरह घूमेगा, पर यह बॉडी इतनी हल्की है कि इसमें घूमना मुमकिन नहीं है। ये कहने के बाद वो नीचे गिरने लगा और उसको चोट लग पाती उससे पहले ही एंजेला अपने विन मैजिक से उसको बचा लेती है, जो देखकर उसकी मॉम में जान आई। दूसरी तरफ डर्डन एडम से कह रहा था वह काफी ज्यादा था, जिस पर हेलेन बताती है क्या तुम्हारी डिक्शनरी में रुकने का शब्द नहीं है। उन दोनों के इस लेक्चर को सुनकर एडम कहता कि रुको, वह एक छोटा सा मोस्टर है, आखिरकार उसे किस प्रकार की इन्फर्नल ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा है और मैंने सचमुच कुछ नहीं किया। दूसरी तरफ आर्थर सुकून से सांस ले ही रहा था, तभी उसके सामने एकदम से जास्मिन आ जाती है, जो देखकर आर्थर डर गया और वो डरते हुए पूछा क्या हुआ। जिस पर जास्मिन बताती है तुमने वो कैसे किया। उसकी इस बात पर आर्थर को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी जास्मिन कहती है तुम मुझे सिखाओ। ये बात सुनकर आर्थर हैरान होने के साथ मन में कहता कि मुझे पता है ऐसा एक्सप्रेशन रखने वाले लोग किसी भी हद तक नहीं रुकेंगे जब तक वे अपना गोल हासिल नहीं कर लेते। इसी के साथ हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो लोग अपने सफर की ओर रवाना हो चुके थे। कैरेज में बैठे आर्थर का कहना है मैं कह सकता हूँ कि यह जर्नी स्मूथ रही। जिसके बाद वो दोबारा से आराम करने के लिए एक जगह पर रुक जाते हैं। वहाँ पर एडम आर्थर को फाइटिंग स्किल की कुछ टेक्निक के बारे में बता रहा था। नॉलेज गेन करने के बाद रेलोन्स
आर्थर की बॉडी को स्ट्रॉन्ग करा रहे होते हैं और आर्थर अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है। बात अलग है कि उससे नहीं हो रहा। इसके बाद हेलन आर्थर को आर्चरी के बारे में कुछ बताती है, जिसे सुनकर आर्थर पेड़ पर सही तरीके से एरो को थ्रो कर देता है। साथ ही साथ वो अपने मन में कहा, बहुत कुछ सिखाना और प्रीवियस वर्ल्ड के बारे में अपनी कुछ नॉलेज दे रहा हूँ। यह मेरे लिए भी एक सीखने वाला एक्सपीरियंस था। जिसके बाद आर्थर उसको सब कुछ बताने के बाद खुद करके दिखाता है, जिसके बाद आर्थर अपने पैरों में एनर्जी को गैदर कर लिया था। इसी के साथ आर्थर काफी तेजी से भागने लगा। साथ ही साथ जास्मिन उसी के संग भाग रही थी। रात के समय आर्थर किताबें से नॉलेज गेन करता है, लेकिन उसका ध्यान बार बार जास्मिन की तरफ जा रहा होता है, इसलिए वो बाहर की तरफ खाना खाने के लिए आ गया। पर ये क्या, उसका सीख कबाब खत्म हो गया, इसलिए वो और लेने जाता है, लेकिन जास्मिन पीछे से उसको सर्व करने लगी। साथ ही साथ आर्थर कहा, बस यही एक चीज थी जो मेरी कैलकुलेशन के परे थी। अगले सीन में जास्मिन एक डैगर आर्थर को गिफ्ट करने के साथ कहती है, मैंने सुना है कि तुम्हारा आज बर्थडे है, यह मुझे सिखाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया भी है। जिसको लेने के साथ आर्थर उसका शुक्रिया करने के साथ अपने मन में बताता है, ऐसा लगता है कि जैसे वह मुझसे खुल गई है। तभी जास्मिन आर्थर को उस डैगर के बारे में बताती है। यह एक तार है, जो देखकर आर्थर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ वो लोग इस नजारे को देखकर कहते हैं, यह तो उसके नेचर के बिल्कुल उल्टा है। जो सुनकर उसकी मॉम आर्थर की तारीफ करते हुए कहती है, आखिरकार हमारा आर्थर एक प्यारा सा लड़का है। तभी हम एडम को देखते हैं, जॉन सबसे कह रहा था जाने का समय हो गया है, जिस पर वो सभी एग्री थे। तभी उसकी मॉम उसको अपने साथ चलने को कहती है। उसी वक्त उसकी तबीयत खराब होने लगी। अपनी मॉम की ऐसी हालत को देखकर आर्थर परेशान होने के साथ पूछता है, आपको क्या हुआ है? जिस पर एलिस खुद को संभालते हुए बताती है, मैं ठीक हूँ। लेकिन आर्थर का शक धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। जिसके बाद हम कैरेज का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। अंदर की तरफ आर्थर पढ़ रहा था। उसी वक्त कैरेज अचानक रुक जाती है, जो देखकर एलिस पूछती है, क्या हुआ, हम रुक क्यों गए? बाहर की तरफ हेलन चिल्लाते हुए बताती है, डाकू आ रहे हैं। उसका ये कहना ही था, तभी उनका रास्ता डाकुओं ने ब्लॉक कर दिया था। अपने सामने इतने सारे डाकुओं को देखकर वो सारे फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी वक्त एंजेला पर कुछ एरो से हमला हो चुका। उन एरो को एंजेला अपने मैजिक पावर से ब्लॉक कर देती है, जबकि आर्थर उनकी संख्या को देखकर परेशान हो जाता है। साथ ही साथ वो अपने मन में कहा, हम पूरी तरह से घिरे हुए हैं। तभी डाकुओं का कैप्टन आते के साथ कहता है, लेडीज और बच्चों को जाने दो, उन्हें चोट मत पहुंचाओ, इससे उनकी कीमत पर असर पड़ेगा। उनके कैप्टन की बातों को सुनकर आर्थर कहता है, ऐसा लगता है जैसे हर दुनिया में उन्हीं के जैसे लोग मौजूद हो। इसी के साथ उनका लीडर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, उन्हें मेरे पास ले आओ। कैप्टन की आवाज को सुनते ही उन्होंने उन पर हमला कर दिया और वो चारों ओर से हफ्सियों की तरह उन्हीं की तरफ बढ़ रहे थे। गैरेज के अंदर एलिस आर्थर को संभालते हुए कही, सब ठीक है आर्थर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उनकी इस बात पर आर्थर पूरी तरह से एग्री था। दूसरी तरफ डर्डन अपने अर्थ मैजिक को एक्टिवेट करते हुए हमला कर देता है, जबकि रेलोंस अकेले ही काफी सारे डाकुओं को हरा रहा था। तभी एक डाकू उसके पीछे से हमला करता है, जिसे देखकर हेलन ने अपने तीर से उसे ठिकाने लगा दिया। ऐसे करते करते ट्विन हॉर्न्स पार्टी के सारे अपने स्किल का प्रदर्शन कर रहे थे। वहाँ पर छुपा आर्थर उस मंजल को देखकर कहता है, पर्सनल ताकत के मामले में हम आगे हैं। हालांकि इसी के साथ डर्डन एंजेला को बचाने के लिए एक जोर का धमाका करता है। उसको बचाने के लिए एंजेला उसका शुक्रिया अदा कर रही थी, पर ये लोग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उनकी गिनती को देखकर ट्विन हॉर्न्स पार्टी के चेहरे पर हम साफ साफ परेशानी देख पाते हैं। यहाँ तक कि आर्थर बताता है, उनकी संख्या में ताकत है। इसी की वजह से वो लोग काफी ज्यादा थक चुके थे। साथ ही साथ उन लोगों ने मिलकर रेलोंस को धूल चटा दी, यहाँ तक कि उनका कैरेज टूट गया था और उस कैरेज के अंदर वो ही दोनों थे, पर उनको ज्यादा चोट नहीं आई। साथ ही साथ कैप्टन मुस्कुरा रहा था। रेलोंस की ऐसी हालत को देखकर एलिस उसको हील करने जाने ही वाली थी, पर रेलोंस उसको रोकने के साथ बताता है, यह तो बस एक खरोच है। इसके अलावा अगर उन्हें तुम्हारी पावर का पता चल गया तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। दूसरी तरफ कैप्टन हमला करने के लिए तैयार हो चुका था, पर रेलोंस आर्थर को बताता है, अपनी माँ को यहाँ से निकालो। जो सुनकर आर्थर परेशान होने के साथ कहता है, आप ये क्या कह रहे हो, मैं भी लड़ूंगा, मुझ में भी ऐसा करने की ताकत है। आर्थर की ऐसी बातों को सुनकर उसके डैड आर्थर को समझाते हैं, उस ताकत का इस्तेमाल करो अपनी माँ की रक्षा के लिए। तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट है, हमारे यहाँ एक नया बेबी आने वाला है। उनकी ऐसी बातों को
सुनकर आर्थर के सारे सवालों का जवाब मिल गया था कि उसकी मॉम इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रही थी। तभी रेलोंस आर्थर से कहता है, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ बड़े भाई। अपने डैड की ऐसी बातों को सुनकर आर्थर इसके लिए मान जाता है और उसने तुरंत ही अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया। तभी डाकुओं का कप्तान कहा, हार मान लो। जो सुनते ही रेलोंस बोला, आर्थर भागो। जो सुनते ही आर्थर मॉम को लेकर वहाँ से भागने लगा। उसको भागता देखकर कैप्टन अपने साथियों से उसे पकड़ने को कहता है और वो आगे कुछ भी कह पाता उससे पहले ही रेलोंस उस पर हमला कर देता है। साथ ही वो कहा, माफ करना लेकिन अब मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूंगा। और उसका अटैक इतना तेज था कि उनका कैप्टन पीछे जाने लगा। दूसरी तरफ उन दोनों के रास्ते में दो डाकू आ गए थे, पर उनको एडम और जास्मिन संभाल लेते हैं। साथ ही साथ जो भी उनके रास्ते में आ रहे थे उनको हेलेन अपने तीरों से जान से मार देती है। जबकि आर्थर नॉन स्टॉप भागते जा रहा था क्योंकि उसको किसी भी हालत में अपनी माँ और उस बच्चे की रक्षा करनी है। भागते समय आर्थर मन में कह रहा था, मैंने बहुत सी आत्माएं चुराई हैं, मैं भाग रहा हूँ ताकि मैं उनको बचा सकूं। ये सिर्फ मिठाइयाँ हैं, हालांकि मुझे किसी भी हालत में उनको बचाना होगा। इसलिए वो और तेजी से भागने लगा। ऊपर की तरफ एक चट्टान पर हम एक मैजिशियन को देखते हैं जो अपने सबसे पावरफुल अटैक को रेडी करने लगा, जिसका पता आर्थर को हो जाता है। इसलिए वो तुरंत अपनी मॉम को धक्का दे देता है ताकि वो अटैक उसकी मॉम को छू तक ना पाए। दूसरी तरफ वो मैजिशियन अपने अटैक को रेडी करने के साथ उस पर हमला कर देता है और उस अटैक की चपेट में आर्थर आ चुका था, जो देखकर एंजेला डर्डन काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जबकि आर्थर खाई में गिरने लगा, पर वो गिरते समय जास्मिन का डैगर बाहर निकाल लेता है जिसके अंदर तार इंजेक्ट किया गया था। यहाँ तक कि वो गिरते हुए कहा, मैं तुम्हें किसी भी हालत में जाने नहीं दूंगा। ये कहने के साथ आर्थर उस डैगर को उसकी तरफ थ्रो कर देता है, जिसकी वजह से मैजिशियन उस तार में फंसकर खाई में गिर जाता है। दूसरी तरफ एंजेला और डर्डन अपने विन अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करके आर्थर को बचाने की कोशिश करते हैं और उन दोनों का मैजिक काफी तेजी से उसकी तरफ ही जा रहा था, पर अब काफी ज्यादा देरी हो चुकी थी। यहाँ तक कि उसकी मॉम आर्थर का नाम जोर से पुकारती है। मौत को इतना करीब देखकर आर्थर कहता है, कैसा अजीब एहसास है, मेरे हाथों में तो बस खालीपन है, फिर भी मेरा दिल भरा हुआ लगता है। मुझे लगता है कि अब मैं समझ गया हूँ कि उस आदमी की इच्छा उसके दिल की गहराई से आ रही थी। उन दोनों के आंसू बहाने का कारण अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उन्हें अपनी जान गंवाने का कोई अफसोस नहीं है। और अभी तक जब मैं अपने परिवार को नहीं देख पाता तो वो आंसू बहाते हैं, खुशी और गम साथ साथ आते हैं। पर यह चॉइस मेरी है, यह सही है। मैं बड़ा भाई बनने जा रहा था, मैं चाहता था काश मैं उससे मिल पाता। ये कहते हुए आर्थर आंसुओं के साथ खाई में गिर जाता है। इसके कुछ देर बाद हम गहरे काले अंधेरे में आर्थर को वहाँ पड़ा हुआ देख पाते हैं, जिसको अब होश आ चुका था और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। उसी वक्त कोई चीज उसकी तरफ आने लगी, साथ ही साथ वो काफी बड़ा लग रहा था क्योंकि जब वो चलता है तो जमीन शेक हो रही थी। यहाँ तक कि वो काफी बड़ा क्रिएचर आर्थर के पास रुकने के साथ कहता है, गुड मॉर्निंग आर्थर। पर आर्थर की फट गई थी इतने बड़े क्रिएचर को देखकर। और आपको ये मेरी लॉन्ग वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बता देना। साथ ही साथ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर लेना ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।